Assalamu alaikum. How to understand motion of a body on an inclined plane. सबसे पहले हम इंक्लाइंड प्लेन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन क्या है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर प्लेस करते हैं तो उसका मोशन क्या होगा और वो किस एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा। सबसे पहले व्हाट इज़ एन इंक्लाइंड प्लेन, तो देखिए बताया जा रहा है इंक्लाइंड प्लेन इज़ अ सरफेस विच मेक एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। द एंगल शुड बी ग्रेटर दैन 0 डिग्री बट लेस दैन 90 डिग्री। तो अगर किसी भी चीज़ को अगर आप हॉरिजॉन्टल के साथ यानी सरफेस के साथ इस तरीके से प्लेस कर देते हैं, एंगल बन रहा हो उसका थीटा, और क्या बोला जा रहा है, थीटा शुड बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। आपको मालूम है यहाँ पर एंगल होता है 90 से कम होना चाहिए। तो कोई भी सरफेस अगर इसके दरमियान में कोई भी एंगल बनाते हुए आप इस तरीके से प्लेस कर देंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे इंक्लाइंड प्लेन कहा जाएगा। अब अगर हम कोई बॉडी इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर प्लेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमने एक बॉडी को इस तरीके से प्लेस कर दिया है। ये बॉडी आपको इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखी हुई नज़र आ रही है इस तरीके से। तो इस बॉडी को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। तो लिखा हुआ है डायग्राम शोज अ ब्लॉक प्लेस ऑन इंक्लाइंड प्लेन that make an angle theta with the horizontal. The force on the block are. तो कितनी फोर्सेस इस ब्लॉक के ऊपर लग रही हैं, तो आप देख रहे होंगे 3 फोर्सेस लग रही हैं। सबसे पहले लग रहा है वेट। वेट लिखा हुआ है यहाँ पर वेट W एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है सरफेस से। आप अगर देखें तो ये एंगल क्या बनाएगा, 90 बनाएगा सरफेस से, तो इसलिए हम इसको वर्टिकली डाउनवर्ड कहेंगे। उसके बाद रिएक्शन आर है यहाँ पर, वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ठीक है, ये प्लेन आपके पास ये कहलाएगा, जो प्लेन आपको नज़र आ रहा है तो ये प्लेन है। इससे इस प्लेन से आपके पास ये 90 डिग्री बनाएगा परपेंडिकुलर, तो इसीलिए इसको नॉर्मल रिएक्शन भी हम कहते हैं। फ्रिक्शन पैरेलल टू द सरफेस, सरफेस के पैरेलल, यानी ये जो सरफेस है इसके पैरेलल आपके पास लग रही है, लेकिन याद रखिएगा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है, सो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट करेगी वो फ्रिक्शन होगी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन नीचे लगेगी। अब देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर किस तरीके से एक्सेलरेशन हम मालूम कर सकते हैं बॉडी का। सो लिखा हुआ है व्हेन ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन द प्लेन विथ सम एक्सेलरेशन। ठीक, जब बॉडी नीचे की तरफ जा रही होगी सम एक्सेलरेशन के साथ, तो इसका एक्सेलरेशन कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, तो ज़रा गौर से समझिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम बनाएं इस तरीके से किसी बॉडी को, अगर एक बॉडी मेरे पास ऐसे मौजूद है, वेट इसका नीचे लग रहा है और रिएक्शन फोर्स ऊपर लग रही है, ऐसे ये रखा हुआ है कहीं पर, सो हम ये कहेंगे कि वेट जो है वो बराबर है रिएक्शन के। लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि आर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में किसके, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है किसके, वेट के। ठीक है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। सो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक चीज़ बनाते हैं। हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर आर के कंपोनेंट्स बनाएंगे। ठीक है ना, आर के कंपोनेंट्स बनाएंगे। अब आर के कंपोनेंट्स कैसे बनेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं रिएक्शन से। सो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर वेक्टर ड्रॉ होगा इस तरीके से। सो ये वेक्टर आपको नज़र आ रहा है, एक वेक्टर हमने इधर ड्रॉ कर दिया। ठीक, फिर इसी तरीके से एक परपेंडिकुलर वेक्टर फिर हम और ड्रॉ करेंगे जो कि इस तरीके से जा रहा होगा। ठीक, तो ये हमने एक परपेंडिकुलर वेक्टर इसके साथ ड्रॉ कर दिया। सो अगर हम देखें इसको, तो इसका जो एंगल है वो कहाँ फॉर्म हो रहा होगा, इसका जो एंगल है वो यहाँ पर फॉर्म हो रहा होगा इस तरीके से। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ इस तरीके से, एक्स एक्सिस इधर से वाई एक्सिस बनाता हूँ, यहाँ पर एक्स बनाया, यहाँ पर वाई बनाया। अगर मैं कोई वेक्टर यहाँ ड्रॉ करता हूँ डब्ल्यू, तो जहाँ पर एंगल होगा उस एक्सिस पर मेरा जो वेक्टर होगा वो डब्ल्यू एक्स कहलाएगा।
और इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो डब्ल्यू वाई कहलाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि हम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो एंगल यहाँ बना हुआ है उस एंगल के साथ जो इसका कंपोनेंट होगा वो डब्ल्यू एक्स कहलाएगा, और सामने ये वाला जो कंपोनेंट है डब्ल्यू का ये डब्ल्यू वाई कहलाएगा। अब आप देखें कि आर फोर्स जो है वो बैलेंस हो जाएगी किसके साथ, डब्ल्यू एक्स के साथ। ठीक, तो आप यहाँ पर इसको लिख कर बताएंगे इस तरीके से कि डब्ल्यू यानी वेट हैज़ इट्स टू कंपोनेंट्स। वेट हैज़ इट्स टू कंपोनेंट्स, कौन कौन से, डब्ल्यू एक्स एंड डब्ल्यू वाई। फिर क्या बताएंगे कि हेयर डब्ल्यू एक्स इज बैलेंस्ड बाय आर। डब्ल्यू एक्स किससे बैलेंस हो जाएगा, आर से। सो डब्ल्यू वाई इज द ओनली फोर्स which moves the object या the block in downward direction। ठीक हो गया भाई। अच्छा, अब देखिए आगे कि हमारे पास यहाँ पर जो इनक्लाइंड प्लेन को नीचे लाने वाली फोर्स है वो हमने आइडेंटिफाई कर ली, वो कौन सी है, डब्ल्यू वाई। अब आर जो है वो डब्ल्यू एक्स से कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो अब कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगी, यहाँ पर सिर्फ ये दोनों फोर्सेस एक्ट करेंगी, और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो टोटल फोर्स अगर हम निकालें इसकी, टोटल फोर्स, सो टोटल फोर्स का फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई माइनस एफ। ये F क्या है, फ्रिक्शन, और ये टोटल F है। ठीक, अब आगे देखिए, मैं आगे इसको करके दिखाता हूँ आसानी से, बहुत ही आसानी से इसका फॉर्मूला जो है वो ड्राइव हो जाएगा। सो अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा, F जो है वो बराबर हो जाएगा डब्ल्यू वाई माइनस एफ, और आपको पता है डब्ल्यू वाई कॉम्पोनेंट है, तो डब्ल्यू वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू साइन थीटा माइनस एफ। ठीक, फिर एफ की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एम ए। डब्ल्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, एम जी, और क्या आ जाएगा, साइन थीटा और माइनस एफ। अच्छा, m से m कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि f के साथ नहीं है, तो हम m को लाकर डिवाइड कराएंगे। सो m साइन थीटा माइनस एफ, और अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, m। एलसीएम ब्रेक कर देते हैं, a इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा ओवर m माइनस एफ अपॉन m। ठीक, m से m कैंसिल कर दीजिए, तो a बराबर हो जाएगा किसके, g साइन थीटा माइनस एफ अपॉन एम। ठीक, तो ये आसानी से आपके पास इसकी इक्वेशन क्या हो गई, ड्राइव। लेकिन याद रखिएगा ये फॉर्मूला कब के लिए है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा होगा, डाउनवर्ड आ रहा होगा। इसी तरीके से आप अपवर्ड के लिए कर सकते हैं। अपवर्ड के लिए सिंपल क्या होगा, इस फॉर्मूले में a इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा माइनस एफ अपॉन एम हो जाएगा। ठीक, तो सिर्फ माइनस साइन लग गया किसके साथ, जी के साथ, क्योंकि आपको मालूम है जब हम अपवर्ड जाते हैं तो ग्रेविटी हमारे पास नेगेटिव हो जाती है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ इसमें बताई जाती है कि अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट ना हो, इफ़ एफ इज इक्वल टू ज़ीरो, सो सिंपल क्या हो जाएगा आपके पास, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस एफ ओवर एम। तो यहाँ पर जो एफ है इसकी जगह ज़ीरो पुट करवाएंगे तो पूरी चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। सो सिंपल ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। ठीक, तो अगर एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन के बारे में आए कि एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन के बारे में आप बताइए, तो वो आप इस तरीके से इसको मेंशन कर सकते हैं। सो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, अगर कोई चीज़ इससे रिगार्डिंग समझ में ना आई है तो पूछ सकते हैं। बाकी इससे एक रिलेटेड केस ये होता है कि अगर दो बॉडीज़
हमारे पास मौजूद हैं। एक हैवी मास है, ठीक, इसको कह देते हैं 10 किलोग्राम। ठीक, और एक लाइटर मास है, इसको कह देते हैं 100 ग्राम्स या 1 किलोग्राम कह देते हैं। ठीक, इसको एक इंक्लाइंट प्लेन पर रखा जाए, हैवी मास को 10 किलोग्राम वाले को या फिर 1 किलोग्राम वाले को, तो कौन सा ऑब्जेक्ट पहले नीचे आएगा? सो अगर फ्रिक्शन ज़ीरो है तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम जो है वो एक्सेलरेशन से नीचे आएंगे। ठीक, तो ये केस आपके पास पूछा जा सकता है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक, तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आपका डेफिनेटली जवाब दूंगा।